बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मरीम नवाज शरीफ की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शाद खान अब्बासी एहसन इकबाल साहब के साथ, और उन्होंने फिर फैज़ हमीद पर ताबड़तोड़ हमले किए। जनरल फैज़ हमीद हादर सर्विस, यार जनरल हैं वो, कोर कमांडर पेशावर है, नाम ले लेके, और टीवी पे भी चलते रहे नाम उनके। और फिर साथ ही साकिब निसार की उन्होंने, ज़ाहिर है वो शख्सियत के हवाले से जो कहा जा सकता है वो उन्होंने कहा। पिछले व्लॉग में मैंने तफसीलन जिक्र किया था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और जहाँ ज़रूरी समझा मैंने तो उनके जो फरमुदात थे वो आप तक पहुँचाए, और जहाँ अपना तबसरा मैं समझा कि ये होना चाहिए। तो मेरा ख्याल यह था कि शायद वो जनरल फैज़ हमीद और इस तरह के जो नाम हैं वो कट जाएंगे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो इसलिए मैंने उनका बार बार जिक्र किया। और उसमें क्या मरीम नवाज शरीफ या नून लीग, ये फैज़ हमीद और साकिब निसार यहाँ तक महदूद रहेंगे या आगे तक जाएंगे? जनरल बाजवा का नाम लेना क्यों बंद कर दिया गया है? ये आज बड़ी एक अहम, कह लें आप, ट्वीट जो है वो मार्केट में है। हमारे डॉन लीग्स वाले दोस्त हैं सर अलमेडा, उन्होंने ये कहा है कि लगता है कि नून लीग जो है 1 साल की एक्सटेंशन देने जा रही है या उसका फैसला करने जा रही है जनरल कमर जावेद बाजवा को। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि, और दूसरी बात यह कि जनरल बाजवा का नाम लेने में कहीं कोई बरतानवी हुकूमत का हाथ तो नहीं है? हो सकता है वहाँ के कुछ लोग जो हैं जनरल बाजवा के, कमर जावेद बाजवा के ज़ाती दोस्त हों। ये भी एक बात हो सकती है ना कि जनाब इन्होंने ज़रा बुला जो। इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान बार कौंसिल का मैंने कल जिक्र किया था क्योंकि फैसला करने जा रहे हैं, उन्होंने जो फैसला किया है वो भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इससे पहले कैप्टन सफदर की जो आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बात हुई है वो बड़ी थोड़ी सी है अखलाक के दायरे से थोड़ी सी कहीं कहीं आगे निकली हुई है, इसलिए शायद वो मीडिया पे नहीं दिखाई जा रही। उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और फिर इमरान खान साहब के ख़िताब से ही बात जो है वो मेरे ख्याल शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कामयाब जवान कन्वेंशन में जो ख़िताब किया है उसमें उन्होंने मेरे जैसे और आप जैसे जो मायूस हैं लोग मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से, उनको एक राह सुझाई है, दिखाई है। और मैं समझता हूँ कि खान साहब ने जवानी में जिस तरह स्ट्रगल की है, और वो कहते हैं अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, अगर वो उसी पर वापस चले जाते हैं तो कौम सुकून में आ जाएगी। वो क्या बात है, जब मैं बात क्यों कर रहा हूँ कि अगर वो अपनी इब्तदाई जो स्ट्रगल के दिन थे वहाँ तक चले जाते हैं। देखें ना, जो हमारे खान साहब हैं ये वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा ना मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे ये काम करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, नौजवानों को भी सुनो सुनो सुनो, ये बड़ी अहम बात है, ये आप सुने। आज जो उन्होंने अहम बात की है, अगर वो उस पर अमल कर जाएं तुसी सारे सुखी हो। ना पेट्रोल दी स्ट्राइकां, ना गैसां दी प्रॉब्लम, ना कुछ होर, ना महंगाई, ना थोड़ियां चीकां, ना थोड़े मुतालबे के खान साहब खुदा दा वास्ते जान दो, मेहरबानी करो। अच्छा, वो फरमा रहे हैं खान साहब कि मैं 9 साल की उम्र में, यहाँ से शुरू करते हैं, वो बचपन से शुरू करते हैं ना। 9 साल की उम्र में अपनी वालदा के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम, वो लाहौर स्टेडियम होता था उस वक्त, वहाँ तक मैच देखने गया। टेस्ट मैच था, मेरी खाला का बेटा खेल रहा था, उसने बड़ी अच्छी वहाँ कारकर्दगी दिखाई, सेंचुरी कर गया। तो मैंने अपनी अम्मा से कहा, वालदा से कहा कि वालदा मैंने टेस्ट क्रिकेटर बनना है। तो मुझे लोगों ने कहा तो टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकता, लेकिन मैंने स्ट्रगल की। स्ट्रगल कर रहे हैं अभी ये कर रहे हैं स्ट्रगल। और फिर मैंने कहा मैं टेस्ट क्रिकेटर बनना है, फिर मैं टेस्ट क्रिकेटर बन गया, फिर मैं नाकाम हो गया। अब यहाँ से वो स्टोरी शुरू होती है जो मैं बयान करना चाहता हूँ। इन्होंने ये जून 1971 में इंग्लैंड में पहला टेस्ट खेला था, ये 3 जून को। और आपको ये शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा
कि ये बॉलर नहीं थे, ये बतौर बैट्समैन इनकी सिलेक्शन हुई थी और उसे खाला दे पुत्र ने करवाई सी सिलेक्शन इन्हों दी। वहाँ इन्होंने 1971 में जो टेस्ट हुआ था उसमें इन्होंने किए थे 5 स्कोर और फिर फारग। वो खुद उन्होंने, हाँ अब खुद उन्होंने बता रहे हैं वो कि जब मैं इंग्लैंड में वहाँ था तो फिर वहाँ के अखबार ने लिखा इमरान कांट, कि इमरान क्रिकेट नहीं खेल सकता। इमरान खान नहीं कहा उन्होंने, वो कहते हैं इमरान कांट, इमरान कैन नॉट, इमरान नहीं खेल सकता क्रिकेट। फिर जनाब मैंने अपनी गलतियों से सीखा, मैंने स्ट्रगल की। भाई साहब 1971 के टेस्ट तो बाद 4 साल तुसी बाहर रहे, खुद कह रहे हो तुसी कि फिर 4 साल बाद मैं वापस आया। अब खान साहब 4 साल बाद वापस आते हैं। ये दूसरा टेस्ट उन्होंने 1974 में खेला था, 25 जुलाई 1974 को, और इन्होंने उसमें बॉलिंग पहली दफ़ा बॉलिंग की थी और 55 रन दे के 2 विकेटें ली थी और 23 स्कोर किया था इन्होंने। उस मैच की मैं बात कर रहा हूँ। 4 साल खुद का है भाईजान, जो थोड़ी निकम्मी कारकर्दगी सी, 5 स्कोर तो तुसी घर चले गए सी, मुड़ के तुहानू उन्होंने ये तो नहीं किया सी कि जनाब तुसी टीम च रहो, टीम का बेड़ा गर्क करते रहो। ऐसे तो नहीं हुआ था ना, उन्होंने निकाल दिया था आपको खाला के पुत्र के बावजूद। जैसे मामू के पुत्र हैं सऊदी अरब वाले कामरान, उसी तरह खाला के पुत्र की वजह ना भी तुसी टीम च नहीं बच सके, उन्होंने कट देता तुहानू। अब अगर आप नाकाम हो रहे हैं मुसलसल, आप ये एतराफ़ कर रहे हैं कि मैंने फिर अपनी गलतियों से सीखा, अब आप कह रहे हैं मैं गलती कोई नहीं कर रहे, मैं तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अगर वही फार्मूला यहाँ आ जाए 1971 वाला, जब आप चले गए थे 4 साल, फिर आप बाहर बैठ के पढ़ भी रहे थे और प्रैक्टिस भी कर रहे थे, अपनी गलतियाँ भी सीख रहे थे, और फिर आप सोच रहे थे कि मैं ऑलराउंडर बन जाऊँ, क्योंकि बैट्समैन के तौर पे आप नाकाम हो गए थे। फिर आप बॉलिंग की तरफ आए, फिर आप ऑलराउंडर बनने की तरफ आए। ये आपकी क्रिकेट है, क्रिकेट की हिस्ट्री है। तो अब भी आप अगर नाकाम हो गए हैं तो भाई आप छोड़ दें जान, चले जाएं बाहर, दोबारा ट्राइयाँ करें, दोबारा गलतियाँ, दोबारा से तो मुन्नू बुलाओ, इन्हें सारी टीम नू लैके बैठो, 3-4 साल को 5 साल नया कोई प्लान करें, कौम को बताएं कि भाई जी पहलों ये गलती हुई सी 1971 वाली जी मेरे को उदों होंदियां रही सी, फिर मैंने अब उन गलतियों पर काबू पा लिया है, अब मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मुझे बताएं। ये खान साहब का अपनी स्ट्रगल की कहानियाँ हैं। ये उसी अंदाज में स्ट्रगल करें। अगर उस वक्त तो पता कि उस वक्त तो खान साहब का बस नहीं चल रहा था ना, खान साहब को तो सिलेक्टर्स ने निकाल दिया था। उस वक्त सिलेक्टर्स को एहसास हो गया था 1971 में कि यह बंदा कामदानी भाई, इन्हू फारग करो। 4 साल तक फिर मेहनत करके दोबारा सिलेक्टर्स नजर आया। यहाँ सूरत कुछ और बनी हुई है कि सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि जनाब इसके अलावा हमारे पास खिलाड़ी कोई नहीं है, एक ही खिलाड़ी है, उसी को हमने खिलाना है। तो अब क्या करें, दूसरा खिलाड़ी कोई नहीं है, दूसरा खिलाड़ी इधर उधर देख लो यार, हो सकता हो कि यंग मैन सिंध का इधर उधर का वो उन्होंने वो एक सिंध से क्रिकेटर निकाला है ना, वो किसी देही इलाके का, तो हो सकता है कहीं इधर उधर नज़र आ जाए। मार्क तो किया होगा इन्होंने सिलेक्टर्स ने, तो वही अगर सलूक खान साहब के साथ हो जाता तो बेड़ा गर्क ना होता। अगर ये टीम में रहते और 4-5 स्कोरों वाला 4 साल खेलते रहते और गलतियों से भी ना सीखते और गलतियों को अपने कारनामे बताते, तो फिर वही हाल होना था उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो इस वक्त मुल्का हो रहा है। ये खान साहब ने खुद ही फरमाया है, एक रास्ता दिखाया है। तो मैं तो समझता हूँ कि खान साहब अगर अपनी गलतियों से सीखने के लिए वही फार्मूला यहाँ आ जाए, या सिलेक्टर दी तरला मार लेन खान साहब खदादा वास्ते टीम नू खेलन दो, थोड़ी मेहरबानी ना इंज करो, मुल्क के वास्ते नुकसानदेह चीज़ें, ये इस तरह की बातें। वह भी मेरे जहन में आ गया, खान साहब जो हैं अगर उसी दौर में चले जाएँ 71 वाले में, शायद आप लोग कोई सुख का सांस ले सकें और कुछ कर सकें। और कैप्टन सफदर साहब ने, मरियम ने भी इस्लाम वो जो गुफ्तगू की है, और कैप्टन सफदर साहब से भी साफ़ियों ने कोई बात की है। तो कैप्टन सफदर साहब ने एक तो असलम बाजवा साहब के बारे में कहा है कि जनाब उन्होंने वाला साहब बड़े अच्छे आदमी सी, मैं उन्होंने बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ, वो डॉक्टर सी, लोगों का इलाज करते सी, फिर ये बच्चों पता नहीं किदा ये असलम बाजवा साहब आ गए और
इस तरह की। उन्होंने फिर वीडियोज़ के हवाले से कहा कि बड़े बड़े लोगों की वीडियोज़ हैं। एक उन्होंने ये बात की, उनका पहले तो आप सिनेमा स्क्रीन पे देख रहे थे ना, वो आम स्क्रीन, फिर उनका सिनेमास्कोप वीडियोज़ हैं। सिनेमास्कोप, फिर उन्होंने तशरीह भी की कि सिनेमास्कोप होता क्या। सिनेमास्कोप पूरी स्क्रीन पे जो वीडियो आती है वो थरथली मचा देने वाली पूरे मज़ों की फ़िल्म, ये उन्होंने बताया कि वो वीडियोज़ हैं। और उन वीडियोज़ में कोई स्विमिंग पूल में गिरा पड़ा है, कोई कहीं और, वो कहते हैं ख़तरनाक किस्म की वीडियोज़ हैं। उनका अपना ये ख्याल है, बड़े की भी हो सकती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब वो कोई नशे में कोई इधर गिरा पड़ा है, कोई इधर गिरा पड़ा है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, वो कोई वॉशरूम में गिरा पड़ा है, कोई स्विमिंग पूल में गिरा पड़ा है। तो इस तरह की वो मे भी कोई गंदी मंदी फिल्म की शायद बात कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं ज़ाहिर सी तरह। और फिर फवाद चौधरी साहब पे उन्होंने बड़े रकीक हमले किए हैं, वो जहाँ दोहराए नहीं जा सकते, अच्छे नहीं, वो बात ठीक नहीं है उनकी। वो जैसे हमारे वो ताने शाने देते हैं पंजाबी में कि मैं कड़ा ये करता तो मैं कड़ा वो कर देता, मैं सिसलियन माफिया कितना हो गया वगैरह वगैरह। और फिर उनके मरहूम चचा जो चीफ जस्टिस से लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी ज़ात के हवाले से भी उन्होंने कुछ बात की है। वो कोई, लेकिन बड़ी बात जो उन्होंने की है वो यही कहा कि वीडियोज़ और भी हैं। ये उन्होंने कहा है कि और भी वीडियोज़ हैं। और एक उन्होंने और एक वो बात की है कोई और वीडियो वाली भी, कि मेरे पास तो वो वीडियो भी है, तो बन्नू कहते बन्नू वाली वीडियो भी है। उससे लोग बड़े सारे मतलब जो है वो अखज़ करते हैं, वो उस तरफ मेरा ख्याल वो ना जाएं। तो जो लोग समझ गए हैं वो समझ गए हैं, जो नहीं समझे वो ना समझें, बेहतर है उनके लिए। अब आ रहे हैं जनाब ये जो बार बार मरियम की वीडियो के हवाले से जो बात है, और जो चीफ जस्टिस साबिक साकिब निसार के बारे में चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान का एफिडेविट है, और फिर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो हदायत दे रहे हैं साकिब निसार साहब, इस हवाले से जो पीटीआई वाले हैं वो कह रहे हैं अदालत में क्यों नहीं जाते। वो हम बता चुके हैं अदालत में क्यों नहीं जाते, फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि उन्हें पेशबंदी के तौर पर कुछ ऐसे फैसले कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट के बेचारे जान के भी तो फ़ायदा कोई नहीं होना। पाकिस्तान बार कौंसिल ने आज एक करारदाद मंजूर की है और मुतालबा किया है कि खुद मुख्तार जो है वो कमीशन बनाया जाए जो तहकीकात करे इस एफिडेविट की भी और साकिब निसार की वीडियो की भी और दीगर इस तरह के मामला, ताकि अदलिया की जो साख है वो बहाल हो सके। और कमीशन के लिए उनका जो एक साबिक चीफ जज हो और एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हो और एक सीनियर वकील हो, ये लोग सारा बैठ के प्रोब करें और जो ज़िम्मेदार हैं उनका तयन करें। इस तरह की वो उन्होंने मुतालबा किया है और सरेदस्त ये मुतालबा है। आगे किस हद तक वकला जाते हैं और किस हद तक इस मुतालबे पर अमल दरामद के लिए, ज़ाहिर है अमल दरामद के लिए इनके पास यही ऑप्शन होते हैं, हड़तालें कर देते हैं पूरे मुल्क में। तो वो हामिद खान साहब तो शायद वहाँ नहीं थे, वो जो उनके वाइस चेयरमैन हैं उनकी सरबराही में ये इजलास हुआ है और बाकी जो अरकान थे वो थे, हामिद खान और एक दो अरकान जो थे वो वहाँ उस वक्त मौजूद नहीं थे। वो होते तो शायद मज़ीद कोई इसमें बेहतर डेवलपमेंट हो जाती। अब जो ये कह रहे हैं ना कि जनाब वो आज फिर जिक्र किया कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जजों के बाद मफरूर, अदालती मफरूर का खिताब रखा हुआ था। आप किन जजों की बात कर रहे हैं यार, माफ़ी चाहता हूँ, ये बात शायद मरियम या किसी और के लिए कहना इतना आसान ना हो। ये वही जज है ना जिन्होंने पनामा में एक निगरान जज मुकर्रर कर दिया कि मॉनिटर करे जनाब आपके हिसाब अदालत ठीक जा रही है, जीआईटी ठीक काम कर रही है और फ़लाँ तरीक से पहले ये फ़ैसला होना चाहिए। फिर एक्सटेंड किया, वो वकील जज से बेचारे से बशीर साहब से हो नहीं रहा, फिर भी करें जी आप करें। हनीफ अब्बासी को फ़लाँ तरीक से पहले आप सज़ा दें एफिडेविट केस में, और एफिडेविट केस की जो अपील है उसमें जो जजमेंट है, उनकी जो बेल हुई है वो पढ़ें तो आप, यानी उसमें एफिडेविट केस वाले में सारे मुल्ज़म बरी हनीफ अब्बासी के सिवा, क्योंकि हनीफ अब्बासी को इलेक्शन नहीं लड़ने देना था।
अच्छा खैर, वो भी फिर निगरान जज बन गया। फिर मैंने जिक्र किया जी, हाँ नवाज शरीफ साहब की अपील पेंडिंग थी, वो मैंने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज के हवाले से कहा था, अपील में जो मुलज़म है उसका पेश होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन उनका ये क्योंकि वो पेश नहीं हो रहे इसलिए जनाब उनकी अपील खारिज, दोबारा आएंगे पाकिस्तान तो अपील कर लेंगे। ये इनकी नवाज शरीफ की हद तक ये हो रहा है, उनके बंदों की हनीफ अब्बासी की हद तक ये हो रहा है जो मैं जिक्र कर रहा हूँ। और जितने भी जब नहल हुए हैं इमरान खान, जितने भी सेनेटर थे मार्च 2018 में टिकट होल्डर, वो तमाम फारग साकिब निसार ने किए। वो जो ऑडियो है ना जिसमें वो वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब 5-7 MP है तो मैं वैसे ही हटा देने सी, रिज़ाइन ले लेना था, उन्होंने वही साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने वो उनके टिकट कैंसिल कर दिए थे। जनाब टिकट वो दे ही नहीं सकता था, वो तो नहल था सदर, हालांकि वो सेक्रेटरी जारी करता है, वो कोई कमेटी होती है वो करती है, वो कहते नहीं बगैर टिकट तो लड़ो। और शायद कागार अब्बासी की सिस्टर जो है उनको इलेक्शन लड़ने से बाहर कर दिया, और वाडा साहब और इस तरह के लोग जो हैं वो कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ के दोहरी शहरियत के साथ अब फंसे हुए हैं। और बहरहाल उसमें काफ़ी सारा दोहरी शहरियत और ये वह सारे मामला थे उसमें वो। और फिर निगरान जज साहब जो हैं वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस चीज़ के गवाह हैं, और हामिद खान साहब भी अगर उनको याद आ जाए तो जब हदेबिया पेपर मिल वालों में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, इन्होंने पनामा वाला बेंच ने जो कहा कि जनाब वो आप अपील क्यों नहीं दायर की आपने, वो अपील लाएँ खोल लें जनाब, उसको दोबारा नैब ने अपील कर दी दोबारा, और फिर वो अपील जो है वो खारिज कर दी क्योंकि टाइम बार थी, बड़ा अरसा गुजर गया हुआ था हदेबिया पेपर मिल वाले केस को। तो वो उसमें जज साहब जो हैं निगरान जज साहब, वो उस वक्त वकास डार साहब जो है प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, उनकी क्लास ली है, उन्होंने कहा तो ये नुक्ता नहीं चुकिया, ये नुक्ता नहीं उठाया, वहाँ ये नुक्ता नहीं उठाया, बेड़ा गर्क कर दिया केस का वगैरह वगैरह। ये क्या एक जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, उनको जो जेब देता है कि किसी शादी की तकरीब में वो प्रोसिक्यूटर जनरल की ऐसी तैसी कर रहे हैं कि जनाब तुम लोगों ने केस से लड़े, इसका मतलब ये पर्सनल हो चुके हुए थे, इस तरह की बात है ना। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मफरूर से करवाया, नवाज शरीफ की अपीलें खारिज, एवनफील्ड भी और दूसरी भी, दोनों में। लेकिन एक और या मुजरम जो कौमी मुजरम जिसे गद्दारी की सज़ा हुई आर्टिकल 6 के तहत, और फिर उसको बचाने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो आगे आए। सुप्रीम कोर्ट की हज़ारों जजमेंट्स हैं कि आइन के आर्टिकल 199 के तहत रिलीफ लेना हो मुलज़म ने तो उसका पहले सरेंडर करना, जो इश्तिहारी है उसको रिलीफ नहीं दिया जा सकता, उसकी दरख्वास्त इंटरटेन ही नहीं की जा सकती, ये लिखा हुआ है। हज़ारों जजमेंट हैं, एक तयशुदा कानून बन चुका है, ये तयशुदा अमर है कि जनाब जो अदालत में पेश मफरूर है और अदालत में पेश नहीं हो रहा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसी जजमेंट भी मौजूद है, मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। ये PLD 2020 है और सफ़ा है इसका 285, और केस का अनवान है जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ बनाम फेडरेशन। 3 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट का वो रिट सुन रहा है जब मुशर्रफ साहब मुल्क से उड़न शुरू हो चुके हैं, और उसके बाद उन्हें सज़ा देती है अदालत जो है, एक खसूसी अदालत 3 रुकनी जो बेंच था जिसमें सेठ वकार साहब हेड कर रहे थे, जिसको उस अदालत को जब ये होता है, इसमें कोई और फरीक नहीं है, परवेज़ मुशर्रफ दरख्वास्त गुजार हैं, वफाकी हुकूमत जो है वो उनकी मदद कर रही है मुकम्मल, और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र जो आप PTI के सेनेटर हैं, वो अदालती मावन है, अदालत ने मुकर्रर किया है मकस कराई कि जनाब आप अदालत की मावनत करें, ना आप उनके हैं ना उनके, आप बताएं हम क्या करें। और उसका जो आखिरी कंक्लूडिंग पैरा है उसमें अदालत कहती है कि जनाब हमने पिटिशनर को भी सुना है, हमने जो अदालती मावन है अली ज़फ़र उनको भी सुना है, और एडिशनल अटार्नी जनरल को भी सुना है, यानी वफाक को भी सुना है, अदालती मावन को भी सुना है और पिटिशनर को, और उसमें तो बंदा कोई नहीं, हुकूमत ने मुखालफत ही नहीं की, किसी ने ये नुक्ता नहीं उठाया कि ना वो दरख्वास्त गुजार तो मफरूर है।
और फिर जुरिडिक्शन का सवाल नहीं उठाया अदालत की, और अदालत ने उनको कहा कि जो इब्तिदा से ही ये केस गलत है, यानी रेफरेंस बनना, अदालत की तश्कील, अदालत का फैसला, ये सब कुछ जो है ये ख़त्म। हालांकि कानून ये है कि 199 के तहत उसी वक्त अदालत जो है वो कॉग्निजेंस लेती है या समाअत करती है जब अपील का हक ना हो किसी के पास, कोई और दाद रसी का तरीका ना हो। जबकि आर्टिकल 6 वाली जो बात मैं कर रहा हूँ उसमें तो इनके पास अपील का हक था, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और वो जो अदालत थी, खसूसी अदालत, हाई कोर्ट के 3 जजों पर मुश्तमिल, उसके पास तमाम इख्तियारात जो हैं वो हाई कोर्ट वाले थे। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करके हो गई। वो उसको तो आपने कभी नहीं कहा। उस वक्त तो आपकी हुकूमत सोई हुई थी, आप ही की हुकूमत थी ना, कि जनाब आप क्यों उस वक्त आप उनकी फेवर कर रहे थे। ये क्या इंसाफ हो रहा है इस मुल्क में, और उनकी तकरीर पे आपको तकलीफ हो रही है। अब जो मैं वो चल रहा है ना मामला सरल मायदा वाला, कि उन्होंने कहा है कि जनाब ऐसे लगता है कि डिसाइड करने जा रही है या कर लिया है इन्होंने, करना पड़ेगा, कि इनको करना पड़ेगा कि उसको अगर जान छड़ानी है फैज़ हमीद साहब से, तो फिर वो उनको बाजवा साहब को 1 साल की एक्सटेंशन दे दें। वो वैसे जो बाजवा साहब हैं वो अगले साल नवंबर में उनके 3 साल पूरे हो जाएंगे। वो दिखा देते हैं आपको, सेक्शन 8F जो है उसमें यही लिखा हो कि 3 साल के लिए आर्मी चीफ का तकर्रर होगा और उसकी रिटायरमेंट की उम्र होगी 64 साल। दोनों में से जो पहले पूरी हो जाए उसके तहत उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। ये इनकी 2022 में, नवंबर 2022 में 3 साल तो पूरे हो गए, वो तो फारग हो गए रिटायरमेंट, लेकिन 64 साल होने में मज़ीद 2 साल बाकी हैं। एक एक्सटेंशन और हो सकती है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि मज़ीद एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। ये इस तरह की बात और वो कह रहे हैं कि जनाब उनका नाम क्यों नहीं ले रहे, जो नवाज शरीफ और मरियम, अब और क्या यहाँ तक ही रुक जाएगा मामला, साकम निसार तक, और जो आपके हैं जनरल फैज़ हमीद तक। वो इमरान खान भी यही कहते थे 4 हल्के खोल दियो बस। फिर सबको पता था 4 हल्के खोल के फिर इसने रुकना थोड़ा है, अगर उन्हें कोई गड़बड़ निकले तो आगे चलना है। ये भी मरियम भी यही कह रही है कि 2 हल्के खोल दो, ठीक है ना। 2 हल्के खुलने के बाद इसने कौन सा रुकना है, फिर मामले ने आगे से चलना है। वो भी एतबार नहीं कर रहे, जैसे इमरान पे एतबार नहीं किया जा रहा था उसी तरह वो कह रहे थे। अब नाम ना लेने वाली बात और एक्सटेंशन वाली बात, ये भी तो हो सकता है कि बरतानिया में कोई बड़े फौजी अफसर जो हैं वो आपके कमर जवेद बाजवा के ज़ाती दोस्त हों। ज़रा थोड़ा सा जहन दड़ाएँ, 2018 तक पीछे जाएं। वो मार्क कार्लिटन स्मिथ जो हैं सरबरा बरतानवी फ़ौज के, वो ज़ाती दोस्त हैं बाजवा साहब के। कोई इकट्ठे कोर्स भी कर लेंगे ना लोग यार, फिर यारी बन जाती है ना कोई, ठीक है ना। 2018 में ककूल एकेडमी में उन्हें मदऊ कर लिया था बाजवा साहब ने कि जनाब आप आएँ, लेकिन वो कोई बंदे पिटिशन लेके चले गए हाई कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया कि जनाब ये तो सलाला चेक पोस्ट में जो बंदे शहादतें हुई हैं, बड़ा रौला बना था ना उसका, तो ये तो नेटो का हिस्सा है। और ये मार्क कार्लिटन जनरल साहब जो हैं स्मिथ साहब, ये तो नेटो का हिस्सा है। तो ये अपने दुश्मन को बुला के वो PMA एकेडमी में, जो ककूल एकेडमी है, वहाँ आप इनसे खिताब फरमाएंगे कि ना वो बताएगा हमें कि क्या इंसाफ करना है और कैसे कैसे लड़ना है। फिर वो काफ़ी रौला शोला पड़ा रहा, काफ़ी रौला पड़ा रहा। और फिर ये वो जो वकील साहब है ना, जो जज, जो पिटिशनर, वो अब यहाँ से बता रहे हैं मुझे कि 2 मेरे पास आए, सेक्टर कमांडर पिंडी का और इस्लामाबाद का, और उन्होंने कहा कि ना मार्क कार्लिटन स्मिथ जनरल साहब जो हैं बरतानवी, वो तो बाजवा साहब के ज़ाती दोस्त हैं, तो आप जाने दे ना करें। तो मैंने कहा नहीं यार, ये तो अदालत में मामला है। बहरहाल वो फटा छड़ा काफ़ी पड़ गया। तो फिर वो दौरा जो है, जो ख़त लिखा था इन्होंने, उनको दावतनामा, वो फिर नहीं आ सके थे।
बड़ी इनकी सुबकी हुई थी। और फिर जनरल ज़ुबैर महमूद हजात साहब जो हैं वो उस तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर गए थे। तो हो सकता है कि वहाँ से वहाँ अब फ़ौज इस तरह मुदाखलत नहीं करती, लेकिन ज़ाती तौर पर कुछ तलक़ात इस्तेमाल करके प्राइवेट तौर पे कोई रिक्वेस्ट की गई हो उनको, जनरल मार्क कार्लेटन स्मिथ को, कि यार जी साड़ी फौज है ना ये वही काम कर दी है, क्योंकि असी बरतानवी तरबियत का तसलसल ही चले आ रहा, वो भी ऐसी हरकतें कर सकते हैं। इस कोई बैद नहीं है कि मार्क कार्लेटन स्मिथ साहब जो हैं वो उन्होंने किस तरीके से पैगाम पहुँचाया हो कि मेरा सज्जन यार ये ज़रा हाथ हौला करो, ये नाम ले बार बार लेने की जरूरत है, बगैर नाम तो भी काम चल सकता, तुसी जिहड़ा बंदे नूं टारगेट करना उन्होंने करी जाओ। ये इस तरह की कोई इतलात वो पहुँची है मुझ तक। अब वो पता नहीं इसको आगे कहाँ तक लेके जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, फैज़ हमीद तक बात रहती है, आगे जाती है। और वो जो बात है ना वो कि इन्होंने जनाब फैज़ हमीद को फारग करने के लिए इनको करना पड़ेगा कि एक्सटेंशन वाली, मुझे उसमें सदाकत नहीं लग रही। मैंने वो चेक किया है अपने सोर्स से जो मुस्लिम लीग नून में हैं, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं करेंगे, हम तो लड़ाई के लिए निकले हैं, लड़ेंगे। और जो कुछ भी जहाँ जहाँ से जो हमें पर्दा उठाना पड़ा जिस चेहरे से वो उठाएंगे। और हमें इंतज़ार है कि अवाम की ताकत का, अवाम की कह लें आपके हमायत का। इस पर वो क्या सोच रहे हैं कि हमायत कैसे लेनी और क्या करना है, बहुत लंबी वीडियो होगी, माफ़ी चाहना। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।